Yeah. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जोश से भरा महसूस कर रहा हूँ। अब एटॉमी के 4 मोटोज हैं, है ना? पहला मोटो है चेरिश द स्पिरिट। मनुष्य के रूप में हमारे पास मांस या एक भौतिक शरीर है ना? आप क्या सोचते हैं? यह मांस क्यों नहीं कहा गया है? भले ही हम ये ना कहें, हर कोई अपने शरीर का पोषण करता है। हम अपना सारा ध्यान अपने भौतिक शरीर पर लगा देते हैं। इसलिए संतुलन करने के लिए हमें स्पिरिट और सोल को संजोना होगा। इसके साथ ही स्पिरिट और सोल हमारे सच्चे सार हैं। जब हम चेरिश द स्पिरिट कहते हैं, तो इसका मतलब है कुछ पाने के लिए लोगों का फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि वही हमारे अंतिम लक्ष्य बनने चाहिए। इस तरह का काम बस हमारी स्पिरिट के लिए एक साधन बन जाता है। इसलिए एटॉमी खुद को इस कंपनी का लक्ष्य नहीं बनाता। वास्तव में एटॉमी सिर्फ हमारी स्पिरिट का साधन है, और इस कंपनी का अस्तित्व लोगों के लिए है। अब तक ज्यादातर कंपनियां एक अलग धारणा का पालन करती थीं। ये कंपनियां खुद को लक्ष्य बना लेती थीं। वैसे भी बलिदान देने वाले लोग और उनसे फायदा उठाना इन बिजनेसों द्वारा बनाई गई धारणाएं थीं। लेकिन शुरुआत से ही एटॉमी में ऐसा नहीं था। जैसे एटॉमी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमने उन लोगों को महत्व दिया जो एटॉमी को वो बनाते हैं जैसा वो है। इसलिए हमारा सारा ध्यान लोगों पर केंद्रित है। एटॉमी के अलग अलग लोगों के साथ रिश्ते हैं। आंतरिक रूप से एटॉमी अधिकारियों और कर्मचारी मेंबर्स से बना है। एटॉमी में उन्हें इंटरनल मेंबर्स कहा जाता है। अगला हमारे पास हमारे सदस्य हैं। तीसरे ग्रुप में वो लोग शामिल हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। उन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं। चौथा, हमारे पास सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर हम तकनीकी ही होना चाहते, तो सरकारी संस्थानों जैसे दूसरे भी हैं। हमारे अलग अलग तरह के रिश्ते हैं। एटॉमी में हम किसी से कुछ भी लेने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय हमें उन्हें कुछ देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अधिकारियों और स्टाफ मेंबर्स को दूसरी जगह से बेहतर वेतन दिया जाना चाहिए। साल के अंत में हम बोनस देते हैं। हम अच्छा काम करने वालों को ज्यादा देते हैं और ना करने वालों को कम, क्योंकि अगर हर किसी को समान राशि मिलेगी, तो अच्छा करने वाले लोग उतनी मेहनत नहीं करेंगे। हालांकि हम बोनस काम के आधार पर देते हैं। हम उन्हें दूसरी जगहों की तुलना में ज्यादा वेतन देने की पूरी कोशिश करते हैं। बदले में उन्हें 5 से 10 लोगों के लायक कामों को पूरा करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें ओवरटाइम या लंबे समय तक काम करने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि उन्हें कुशल और बुद्धिमान होना चाहिए, ताकि जो काम 10 लोग कर सकें, वो न केवल समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके, बल्कि अंत में खत्म भी कर दिया जाए। वैसे तो एटॉमी इस दिशा में बढ़ रहा है। एटॉमी के सदस्यों का क्या? जब आप ये बिजनेस करते हैं, आप बस वही जरूरी चीजें खरीदते हैं जिन्हें आप सुपरमार्केट, घर के टीवी शॉपिंग और इंटरनेट शॉपिंग मॉल से पा सकते हैं। क्या आपका कोई नुकसान हो रहा है क्योंकि वो बढ़िया और सस्ते हैं? बस आप इतना कर रहे हैं कि अपने काम का सामान एटॉमी से ले रहे हैं। क्योंकि आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, आप अपने परिवार वालों और दोस्तों को भी इसे आजमाने के बारे में बताते हैं। इससे कंज्यूमर्स का भी कोई नुकसान नहीं होगा, है ना? इसलिए आपको इसे खुद आजमा के इसकी जांच करनी चाहिए। खुद कंज्यूमर्स बन के आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि क्या दूसरों को नुकसान होगा कि नहीं। ये जांच सकते हैं कि आप बिना बिजनेस किए प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्या आप ये तय कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। जब आप कर लेंगे, तो आपको सभी को इसके बारे में बताते हुए अपने फैसले पर भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। इसे हमें अपने कंज्यूमर्स के साथ भी साझा करना चाहिए।
एटमी अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स की कीमत पर बिजनेस नहीं करता है। कोई भी कंपनी एटमी के साथ काम करके कभी असफल नहीं हुई है। वो वास्तव में काफी अच्छा कर रहे हैं। उनके साथ एक सहजीवी संबंध रखना हमने अपना लक्ष्य बनाया है, ताकि वो लगातार बेहतर कर सकें। लागत बढ़ाकर बेहतर करने के बजाय लाभ का एक उचित मार्जिन निर्धारित किया जाता है, ताकि कईयों को फायदा मिल सके। ये सब कॉन्ट्रैक्टरों को अपने कर्मचारियों को काम पर रखने की अनुमति देता है। जब ये कर्मचारी अपना मासिक वेतन पाएंगे तो वो इससे अपना खर्चा चला सकेंगे, जिससे स्थानीय दुकानों में काम करने वालों को गुजारा करने में मदद करेगा। इसे बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट कहते हैं। भले ही वे हमें प्रोडक्ट प्रदान करते हों, इन लोगों को एटमी के कारण फायदा होता है। इसके अलावा जब इन कामगारों के परिवार पैसे खर्च करते हैं, तो उनके स्थानीय इलाके के लोगों का गुजारा चलेगा और ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अनुसार बढ़ता रहेगा। कड़ी मेहनत करने के बाद हम सरकार को टैक्स का भुगतान करते हैं, क्योंकि आपको एक समृद्ध देश की जरूरत है। असल में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और किसी को दूसरे की कीमत पर फायदा नहीं होना चाहिए। साथ ही इन समूहों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन संतुलित होना चाहिए। इसलिए हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल्स बीइंग, स्पीड और बैलेंस हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस की धारणा से संबंधित है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन एक तरफा होगा तो कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही लॉ ऑफ मिनिमम के अनुसार सब कुछ उस व्यक्ति पर आधारित होगा जो सबसे कम पाता है। इस प्रकार एटॉमी बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जो लोग इससे जुड़े हैं वो लोग एक अच्छा जीवन जीने, अपने प्रियजनों और परिवार का समर्थन करने, अपने बच्चों को जरूरी शिक्षा दिलाने और मनचाही खुशियां हासिल करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि एटॉमी इसको मुमकिन बनाने का साधन बन जाता है। दूसरा आदर्श वाक्य है क्रिएट द विजन। अब इस विजन की ताकत जबरदस्त होती है। हालांकि हम इस क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम इसके 1% से 2% का भी इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोग दसों हजारों और दसों लाखों लोगों की कल्पना करते हैं, लेकिन स्पॉन्सर पार्टनर संबंध को ना निभा पाने के कारण उन्हें गुजारा करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये तब होता है जब आपका विजन छोटा होता है। इसलिए जब हम विजन के बारे में बात करते हैं, हम वास्तव में कुछ नया बनाने की क्षमता की बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ये सोचिए, आप किराए के घर में रहते हैं। आप इसे अपना घर कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ 700 वर्ग फुट से 1000 वर्ग फुट बड़ा है। अगर आप इसे 3500 वर्ग फुट के घर में बदलना चाहते हैं, बिना किसी शर्मिंदगी के, जहां आप आराम से रह सकते हैं और बेझिझक मेहमानों को आमंत्रित कर सकें, तो ये केवल तभी संभव है जब आपका विजन बड़ा हो। आपका घर तभी बदलेगा जब आपकी सोच बदलेगी। इसके साथ ही वर्तमान के बारे में सोचकर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप जो देखते हैं आपको वही मिलता है। इसलिए आपको अनदेखे की कल्पना करनी होगी। जब आप अपने छोटे किराए के घर में रहते हैं, आपको सोचना चाहिए, मैं एक समृद्ध कॉलोनी के बंगले में जाऊंगा। क्रिएट द विजन। आप ऐसे ही बनाते हैं। तीसरा मोटो है फॉलो द फेथ। फेथ शब्द का अर्थ है आप अनदेखे पर भरोसा कर रहे हैं। यहां तक कि बाइबल पूछता है, क्या तुम्हें विश्वास है क्योंकि तुमने मुझे देखा है? अगर परमात्मा को देख सकते तो दूसरों को विश्वास करने के लिए कहने का कोई मतलब नहीं होता। मूर्ख लोग ऐसा मानते हैं कि केवल दिखने वाली चीजें ही मौजूद हैं। अगर आप सफल और समृद्ध बनना चाहते हैं, आपको अनदेखे की छवि बनानी होगी। जब आप अपने छोटे किराए के घर में बैठे हों, आपको समृद्ध मोहल्ले के घर में खुद को देखना होगा। इस तरह फेथ का अर्थ अनदेखे को देख पाना है। आपको न केवल अनदेखे को चित्रित करना है,
बल्कि दृढ़ता से विश्वास के पीछे चलना है। ऐसे विचार करके आप विजन बना सकते हैं। मैं एक संतुलित जीवन जीना चाहता हूँ, जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहता हूँ, ताकि मेरे आसपास कोई भी मुश्किल में न जिए। कोरिया में गए ओंगजू के एक अमीर चोई परिवार के बारे में एक कहानी है। उन्होंने कहा है कि वो अपने इलाके के हर भूखे व्यक्ति का ख्याल रखेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि उनके 25 मील के दायरे में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। यही उनका विचार था, जिसे उनके विजन में जोड़ा गया। फिर उन्होंने दृढ़ रहकर इसे करके दिखाया, क्योंकि आप में से कई ने पहले ही अपने लाइफ सिनेरियो में इस संतुलित जीवन के साथ अपना जीवन चित्रित करके दिखाया है। अब आपको दृढ़ रहकर विश्वास पर कायम रहना होगा। हालांकि यहाँ रहकर आप में से ज्यादातर ऐसा करते हैं, लेकिन वास्तविकता में लौटते ही पहले जैसे हो जाते हैं। इसके ऊपर जब आप निराशावादी लोगों से मिलते हैं, खासकर उनसे जो आपके करीबी हैं, आप जल्दी से वापस होश में आ जाते हैं। आपको खुद को वास्तविकता में वापस आने से रोकना होगा। विश्वास अनदेखे पर भरोसा करना है। खैर, आपको अनदेखे से परे होकर डटे रहना होगा और लगातार अपने आसपास के लोगों को ऐसा कहकर अपना विजन दिखाना होगा। मैं 1 महीने में 22.5 लाख रुपए कमाऊंगा। क्या आप ये पैसा, न केवल आपको अपने दिमाग में खुद को इसे कमाते हुए चित्रित करना है, लेकिन आपको लगातार इसके बारे में दूसरों को भी बताना है। शायद लोग पहले आप पर विश्वास न करें, लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ ऐसा करने लगेंगे। अगर आप सच में विश्वास करेंगे कि आप 1 महीने में 22.5 लाख या फिर 37.5 लाख कमा रहे हैं, तो आप बेहद जोश से भरे रहेंगे। आप बिना सोए भी काम करने में सक्षम होंगे। एटॉमी लीडर्स बस अचानक ऐसे ही नहीं बन गए। उन्होंने ये बिजनेस दिन रात किया। वो अभी भी बाहर जाकर एटॉमी बिजनेस करते हैं। उनके लिए रात के 1-2 बजे तक काम करना सामान्य था। वो जाकर 3 बजे तक बिजनेस के बारे में समझाते, फिर तुरंत नहाकर वो अगले व्यक्ति के पास चले जाते। आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपको सच में विश्वास है कि आप 1 महीने में 22.5 लाख से 37.5 लाख रुपए कमाने में सक्षम हैं और अपने चित्र और विजन पर डटे रहेंगे। जब भी वो अपने दोस्तों से मिलने गए, वो ये कह पाते थे, अरे मुझे बढ़िया भोजन खिलाएं, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लाया हूं। क्योंकि वो अपने दृढ़ विश्वास की वो अनदेखे 22.5 या 37.5 लाख रुपए कमा लेंगे, उसकी वजह से जोश से भरे थे। तो एक बार आप विजन बना लें और फिर दृढ़ रहकर विश्वास पर चलें, तो आप अपने विश्वास को वास्तविकता में बदल सकते हैं। ज्यादातर लोग इसे दृढ़ निश्चय कहते हैं। आपके पास दृढ़ निश्चय होगा जब आपको अपने विचारों पर भरोसा होगा। दृढ़ निश्चय और विश्वास समान धारणाएं हैं, क्योंकि दोनों का संबंध आपके विजन पर भरोसा रखना है। फिर आपको किस पर विश्वास रखना चाहिए? इस टेढ़ी मेढ़ी वास्तविकता के बारे में सोचने के बजाय आपको अपने इच्छाओं के संतुलित जीवन की दृष्टि बनानी है और अपने विश्वास का पालन करते हुए उसके ऊपर मजबूती से डटे रहना है। अगर आप इसे एक वास्तविकता बनाना चाहते हैं, मूल रूप से ये लॉ ऑफ सक्सेस है। एटॉमी का मोटो इसी नियम का सारांश है। आखिरी मोटो है सर्व इन ह्यूमिलिटी। ये बस व्यवहार का ऐसा तरीका है जिसकी आपको जरूरत है। ये बताता है कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए। हालांकि आपका विजन आपसे ऊंचा है, आपको खुद को झुकाकर विनम्र बनने की जरूरत है। आपको अपने आसपास के सभी लोगों को संजोने की जरूरत है, ना कि उन्हें अनदेखा करें या उनको नीचा दिखाएं। इतना ही नहीं, आपको हर एक व्यक्ति को बहुमूल्य समझना है और विनम्रता से उनकी सेवा भी करनी है।
आप खुद को जितना झुका सकते हैं उतना झुकाएं। आप जितना विनम्र बनेंगे, आप उतना आगे जा सकेंगे। एक स्प्रिंग की तरह जो जितना ज्यादा दबाया जाए, उतनी ही ऊंची छलांग लगाता है। आप खुद को झुकाकर अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। आपको कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। सर्व इन ह्यूमिलिटी के द्वारा आप दूसरों की गलतियों को स्वीकार करने में सक्षम होंगे और उन्हें क्षमा करने की दया रखेंगे। इसके अलावा आप नुकसान को झेलना सीख जाएंगे, जो आपको सीखना जरूरी है। नहीं तो आप हर समय दुखी रहेंगे। उत्साह से भरे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे कभी नुकसान नहीं होगा। वो अपने आप को क्या समझते हैं कि मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? इस तरह सोचने वाले लोग बहुत ही दुष्ट हो सकते हैं। जो लोग नुकसान झेल सकते हैं, वो आमतौर पर दयालु होते हैं। वैसे आप दुष्ट बनेंगे या अच्छे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप नुकसान झेलने के लिए कितने तैयार हैं। अगर आप ऐसा करने का संकल्प कर लें, तब आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। जो लोग सोचते हैं कि मैं कभी भी कोई नुकसान नहीं उठाऊंगा, वास्तव में ऐसा व्यवहार करके बेहतर जीवन नहीं जीते। जैसे ही आप खुद को झुकाकर और ज्यादा विनम्र बनेंगे, आप दूसरों की गलतियों को सहन कर सकेंगे और उनको उनके बुरे कामों के लिए क्षमा करने की गुंजाइश ज्यादा होगी। इसलिए खुद को झुकाने के लिए तैयार रहें। मैंने अभी तक किसी अहंकारी को सफल होते नहीं देखा है। आप ऐसा नहीं सोच सकते, एक एसआरएम होकर मैं काफी कैसे परोस सकता हूँ, या मैं एसआरएम हूँ इसलिए तुमको सफाई करनी चाहिए। क्या तुम मुझसे एक एसआरएम से ये करवाओगे? ऐसे लोगों का सफल होना मुश्किल है। क्या आपने डॉक्टर ओह के बारे में सुना है, जो कचरा फेंकते थे? क्या वो खुद कचरा फेंकना चाहते थे? उन्होंने ऐसा किया, भले ही वो नहीं करना चाहते थे। जब आप खुद को झुकाएंगे, तो आप भी ऐसा कर पाएंगे। विनम्र होने के लिए आपको सीखना होगा कि नुकसान को कैसे झेलें। यानी आपको ये सोचना चाहिए कि आप कैसे दे सकते हैं। अगर आप दूसरों को देने वाला जीवन जीते हैं, भले ही आपको एक छोटा सा नुकसान उठाना पड़े, आप सोच सकते हैं वो इसे वैसे भी ले जाएंगे। तो नुकसान क्या है? आपका मन भी सहज होगा अगर आप इस सच को स्वीकार कर लें कि नुकसान तो होगा। हरदम ध्यान में रखें कि आपको नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब भी मेरा चालान कटता है, मैं परेशान नहीं होता हूँ, क्योंकि जिस समय मैंने अपनी गाड़ी खरीदी, मुझे पता था कि अच्छा ड्राइवर होने के बावजूद मुझे पार्किंग टिकट मिल सकता है। मान लीजिए आपने अनजाने में नो पार्किंग जोन में पार्क किया, क्योंकि पहले आपको टिकट नहीं मिली, लेकिन उस दिन आपको एक मिल गई। कुछ लोग इसके बारे में ऐसे कहेंगे, मानो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। जबकि अगर आपके पास एक गाड़ी है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा एक संभावना होती है, जैसे गैस खरीदना, इंजन का तेल बदलना और कार बीमे का भुगतान। आपको अपने खर्चों में चालान मिलने की संभावना को जोड़ना चाहिए। मतलब आप अपने नुकसान की गणना पहले ही कर लेते हैं। इस तरह चालान न कटने पर राहत मिलेगी, और अगर मिल जाए तो जो अपेक्षित था वही होगा। कष्ट में मैंने भी ऐसा ही सोचा। चालान कटने पर मैं रोता कराहता नहीं था। आपको इन नुकसानों को झेल लेना चाहिए। इसके अलावा, अगर आप विनम्र होना चाहते हैं, अपने बारे में सोचने के बजाय आपको अपने आसपास के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आपको दूसरों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने वाले सबसे अच्छे व्यक्ति यीशु मसीह हैं। जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के चरण धोए, उन्होंने कहा, दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा उनसे तुम खुद चाहते हो। तब उन्होंने शिष्यों को एक दूसरे के चरण धोने के लिए कहा। अपने चरणों को अच्छी तरह से धोने के बजाय आपको दूसरों के लिए भी ऐसा करना चाहिए। पैर न सिर्फ हमारे शरीर के सबसे निचले अंग हैं,
बल्कि सबसे गंदे भी। इसलिए भले ही हम दाग धब्बे और सभी चीजें जो गंदी हैं देख सकते हैं, उनसे चिढ़ने की बजाय आपको इन खामियों को अपनी सफाई प्रक्रिया का हिस्सा मान लेना चाहिए। इसलिए आपके हृदय को दूसरों के दोष छिपाकर और गंदगी साफ करके उनकी मदद के लिए तैयार होना चाहिए। जैसा आप करेंगे, दूसरे लोग आपके चरणों को धोने में मदद करने आएंगे। ये लोग आपके दोषों को छिपाने और लगी हुई मिट्टी को धोने आएंगे। जब आप अपने पैरों को साफ करके और दूसरों की खामियों को गिनकर ऐसा नहीं कह सकते, तुम ऐसे कैसे रह सकते हो? क्योंकि वो सर्व इन ह्यूमिलिटी नहीं है। जब आप दूसरों के दोष छिपाते हैं और दूसरों के पैरों की धूल धोते हैं, तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। फिर भी आपको बस आगे बढ़ते रहना है। सभी व्यवहारिक तरीकों का आधार खुद को झुकाने से जुड़ा है। यानी आपको विनम्र होकर सेवा करनी चाहिए। आमतौर पर ज्यादातर सीईओ ऐसे भावुक लेक्चर नहीं देते जिनसे उन्हें पसीना आ जाए। मैं खुद को आप सभी से ऊंचा नहीं समझता, क्योंकि मैं इस मंच पर हूं। एटमी लीडर्स अभी भी मुझे कहते हैं, क्योंकि आप बोलने में अच्छे हैं, आपको ये लेक्चर देना चाहिए। तो मैं उनसे कहता हूं, ठीक है, मुझे लगता है आप सही हैं। इसलिए मैं मंच पर चढ़कर पसीना बहाते हुए ये लेक्चर देता हूं। सर्व इन ह्यूमिलिटी खुद को झुकाकर इन अनुरोधों को मानना है। अगर वो मुझे मना करेंगे, तो मैं उसे भी मानकर स्टेज से हट जाऊंगा। ये कहकर मैं समझता हूं और बैठ जाऊंगा। ज्यादातर सीईओ उत्साहपूर्वक लेक्चर नहीं देते रहते जब तक उनकी आवाज बैठ ना जाए। इसके बजाय वो आकर कहते हैं, प्रिय एटमी सदस्य। वो 5 मिनट का अभिवादन देकर स्टेज छोड़ देते हैं। लेकिन एटॉमी में मैं अपने लेक्चरों में जी जान लगा देता हूं, क्योंकि लीडर्स मुझे कहते हैं कि मैं इसमें अच्छा हूं। खैर, सुनने के लिए धन्यवाद।